अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 13 स्टार्ट करते हैं कैफ 1 का। क्वेश्चन 55 हमने किया था, कैसा रहा? रिवैल्यूएशन कैसी जा रही है? अच्छा चले, रिवैल्यूएशन बहुत आसान है। अच्छा जी, क्वेश्चन 56 चूंकि बिल्कुल 55 जैसा इसलिए वो नहीं करवाया मैंने। 57 मैंने बोर्ड पे सॉल्व कर दिया था और 58 मैंने यहीं पे सॉल्व कर दिया। ठीक है जी, जरा क्विकली इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, बाकी जो मैं 57 सॉल्व करूंगा, जो आज वाले हैंडआउट में सवाल है उसमें 3 रिवैल्यूएशन हो गई हैं, तो वो बस उसी को ही आगे बढ़ा दिया। लेकिन फिर मैंने ये किया है कि मैंने बच्चों को ना वो आज वाला सवाल जो है ना मैंने पूरा सॉल्व किया है, वर्किंग की है, सिर्फ एंट्री जबानी बोल के बच्चों का जाओ घर, छुट्टी दे दी उन्हें। और मैंने कहा कि ये जो सवाल है इसको जो है वो नोट ना करो, घर पे इसको खुद से करना और सारी एंट्रीज करना, फिर मैं एंट्रीज कल करवाऊंगा। ठीक है ना, तो इंशाल्लाह वो कल फिर कंप्लीट भी करेंगे। रिवैल्यूएशन बस ऐसी ही है, ये उसूल ही हैं जो रिवैल्यूएशन के हैं, जिस दिन मर्जी रिवैल्यूएशन हो। ठीक है जी, सरप्लस आए, लॉस आए, लॉस पे सरप्लस आए, सरप्लस पे लॉस आए, सरप्लस पे सरप्लस आए, लॉस पे लॉस आए, हमने अपने उसूलों को नहीं बदलना। उसूल बस इतने से ही है, वर्किंग में एक लाइन छोड़नी है, रिवैल्यूड अमाउंट लिखनी है, सरप्लस लॉस निकालना। जनरल एंट्रीज करते हुए पहली ट्रांसफर की एंट्री, दूसरी सरप्लस या लॉस की रिकॉर्डिंग की एंट्री। जिस साल में सरप्लस का बैलेंस नजर आ रहा हो, डेप्रिसिएशन की 2 एंट्रीज होती हैं, 2 हुई थी ना, सरप्लस लॉस वाली रिकॉर्डिंग की, वो सरप्लस की ट्रांसफर की, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। और जिस साल में लॉस आया था उस साल डेप्रिसिएशन की एक ही एंट्री। सारा कुछ आज इंशाल्लाह रिवाइज होगा, क्योंकि नए सिरे से शुरू कर रहे हैं बात। ठीक है जी, 58 इसलिए ये सवाल मैंने क्लास में करवा दिया। इसमें 2 चीजें ऐसी थी जो इससे पहले आपने शायद नहीं देखी हुई थी, या देखी भी थी तो होमवर्क के किसी सवाल में देखी होंगी, मैंने क्लास में उनकी बात नहीं की थी। पहली बात ये थी कि इसमें रिवैल्यूएशन लॉस पहले दिन आया, मतलब पहली रिवैल्यूएशन पे क्या आ गया? लॉस। वरना नॉर्मली जो क्लास में हमने अभी तक सवाल किए हैं उनमें हमेशा पहले सरप्लस आता है फिर लॉस। तो एक तो ये चीज देखनी थी, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब तक एक बार क्लास में बात सामने ना आए तब तक आप लोग जरा परेशान रहते हैं। ठीक है ना, तो एक बार बात आपके सामने हो जाएगी तो फिर आप कंफर्टेबल हो जाते हैं। दूसरी चीज जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट थी वो ये थी कि जब रिवैल्यूअर ने एसेट की वैल्यू लगाई तो उसने साथ में रिमेनिंग लाइफ भी खुद बता दी। तो मैंने कल जाते जाते, जब आप लोगों के बैग पैक होने के साथ साथ दिमाग भी बंद हो जाते हैं ना, बड़ा मसला है, जब बैग पैक होता है ना दिमाग भी साथ बंद हो जाता है, मैंने जाते जाते एक बात की थी कि अगर सवाल के अंदर रिवैल्यूअर खुद रिमेनिंग लाइफ भी दे दे, यानी सवाल में अगर रिमेनिंग लाइफ भी गिवन हो तो खुद कैलकुलेट नहीं करनी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह बेटा कि आप रिवैल्यूअर के पास अपना एसेट लेके जाते हो, गले में रस्सी डाल के, ठीक है, ले जाकर से कहते हो भाई ये देखो ये एसेट, इसको रिवैल्यू कर दो। वो एसेट को देख के कहता है हाँ मेरे हिसाब से इसकी वैल्यू ये है। अब वो प्रोफेशनल है, साथ ही वो ये भी कहता है कि मेरे हिसाब से अब इसकी रिमेनिंग लाइफ इतनी। ठीक है ना, तो अब आपने एक एसेट लिया जिसकी लाइफ जो थी वो 6 साल थी ओरिजिनली, ठीक है, और 1 साल बाद जब आपने रिवैल्यू किया तो आपके हिसाब से उसकी रिमेनिंग लाइफ बनती थी 5 साल, लेकिन रिवैल्यूअर क्या बता रहा है? सवाल ने क्या बता दी? 10। तो आपने खुद से 5 ही निकालना, 10 को इस्तेमाल करना। अच्छा, आपके हिसाब से 5 साल निकलती थी, सवाल में 10 भी गिवन हो सकती है, 3 भी गिवन हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। आपने जब सवाल में रिमेनिंग लाइफ दे दे तो आपने फिर खुद रिमेनिंग लाइफ निकालने की जहमत नहीं करनी, सवाल वाली को ही यूज करना है। ये पक्का याद रखना है। ओके, ये पास पेपर के 1-2 सवालों के अंदर फिर जाके अप्लाई होना है ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, छोटे छोटे सवाल के अंदर अब हमने छोटे छोटे सवाल करते रहे और फिर वो अकमल ब्रदर वाला सवाल हमने किया, उसमें क्या था पास पेपर के सवाल के अंदर? एक और सवाल बिल्कुल उस जैसा है, बस कॉस्ट डिटर्मिनेशन का कॉन्सेप्ट अभी नहीं पढ़ाया ना आपको, डिले हो गया जरा। ठीक है, तो वो पढ़ाऊंगा तो आपको होमवर्क के अंदर दूंगा, क्वेश्चन बैंक के अंदर एक सवाल पढ़ा होगा, बिल्कुल वैसा ही सवाल है। सारी चीजें वही होती है जो हम छोटी छोटी करके सीखते हैं, बड़े सवाल उन्हीं से ही बनते हैं भाई। ठीक है, सही है ना। चलो, यकम जनवरी 15 पे एसेट कितने का खरीदा जी? 600 का। लाइफ 10 साल है, सवाल खामोश है तो स्ट्रेट लाइन। वैसे स्ट्रेट लाइन मेथड से ही आईकैप टेस्ट करता है रिवैल्यूएशन। अपनी किताब में भी उसने स्ट्रेट लाइन के ही सवाल दिए हुए हैं, पास पेपर में भी स्ट्रेट लाइन के ही हैं, लेकिन मैं आपको एंड पे जाकर रिड्यूसिंग बैलेंस से भी एक सवाल करना सिखा दूंगा। फर्क कोई नहीं पड़ता, सिर्फ डेप्शन एक्सपेंस की कैलकुलेशन ही बदलनी है यहाँ पे जो आप करते हैं। ठीक है ना, वो भी एक सवाल आपको करवा दूंगा, वैसे आईकैप ने डिस्कस को किया नहीं। ठीक है, अच्छा जी 600। लेकिन ये कहने का मतलब ये नहीं है कि फिर आपने उसको ध्यान नहीं देना, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो इस दफा आना हो जी। डिवाइड बाय 10, सॉरी 6। अच्छा जी, अच्छा जी, 100 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया, 500 बुक वैल्यू आ गई। अब यकम जनवरी 16 पे एसेट रिवैल्यू हो रहा है 400 पे, तो एक लाइन खाली छोड़कर रिवैल्यूड अमाउंट लिखी और लॉस आ गया। ओ, यानी कि पहली बार ही क्या आ गया? अभी तक को घर पे ऐसा सवाल किया था? इससे पहले भी ऐसा कुछ सवाल हुआ है? तो यही हुआ ना। चलो, अब अगर लॉस आ गया है तो कौन सा सरप्लस पड़ा है जिसको पहले खाएगा? कोई ऐसी बात नहीं है। लॉस, फ्यूचर लॉस, अनरियलाइज्ड लॉस, स्टूडेंट्स कहता है इसको, चाहे फ्यूचर लॉस, फ्यूचर का लॉस है, चाहे इसको रिकॉर्ड आज ही कर लो, कोई मसला नहीं। सारे का सारा लॉस कहां चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। डन हो गया जी। अच्छा, उसके बाद अब जब अगला साल डेप्रिशिएट करेंगे तो 400 रीवैल्यूड अमाउंट को करेंगे, ऐसे ही है, और डिवाइड करेंगे इसको रिमेनिंग लाइफ पे, और रिमेनिंग लाइफ यकम जनवरी 16 में खड़े होकर नहीं निकालनी। रिमेनिंग लाइफ सवाल ने खुद बता दी 10 साल, हालांकि आपके हिसाब से ये 5 बनती थी, ठीक है, लेकिन आपने इसको, अच्छा जी, तो डिवाइड बाय 10, हशर हो गया। सरप्लस है चाहे लॉस है, नशर कर दिया करो।
असल में ना इसके पीछे पता है मकसद क्या होता है? मकसद ये होता है कि जैसे सरप्लस है चाहे लॉस है, वो इसी एसिड से रिलेटेड है ना। हम डेप्रिसिएशन करके एसिड को खत्म कर दें और उसका रिलेटेड सरप्लस हो या लॉस हो वो पड़ा रह जाए, तो ये तो मुनासिब नहीं है। तो इसलिए जिस बेस के ऊपर एसिड कम होता जा रहा होता है, साथ ही उसी बेस के ऊपर हम सरप्लस लॉस को भी कम करते जा रहे होते हैं। असल कहानी ये, ठीक है ना जी। 40 और 10 प्लस 10। अब ये कुछ समझ नहीं आई बात। नहीं 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 नहीं, वो बाद में करता हूं। आज तक क्या देखते थे हम, ऊपर वाली डेप्रिसिएशन और इस डेप्रिसिएशन का फर्क ही ये फिगर आती थी। तो आज क्या हुआ? इसीलिए कहा था कि वो वाला काम हर जगह काम नहीं देगा। वो वाला काम के ओरिजिनल वाली डेप्शन को देखो और फिर इस डेप्शन को देखो और दोनों में फर्क देख के कहो इंक्रीमेंटल। आज से पहले हर सवाल के अंदर वो सेम ही आती थी फिगर, लेकिन मैंने कहा था छोड़ दो, ये जुगाड़ को पकड़ो, नशर को पकड़ो, ये हमेशा आपके साथ रहेगा, ये कभी गड़बड़ नहीं करेगा, ये कभी फेल नहीं होगा। वरना अगर आप आज देखें, आप अगर इंक्रीमेंटल डेप्शन जबानी निकाल रहे होते तो क्या होता? आप कहते जी 100 रुपए डेप्शन होना था, 40 हुआ, मतलब 60 रुपए से 60 तो नहीं आएगा, होगी ना गड़बड़। तो किस चीज ने बचाया? 100/10 करने वाली आदत में। ये बात समझ आई है? ये सबको समझ आई है बात? स्टार्ट में कहा था कि असल तो इंक्रीमेंटल डेप्शन ऐसे निकल सकती है, लेकिन हर जगह ये काम नहीं चल सकेगा। ये फॉर्मूला अपना लो, हर जगह ये काम चल जाएगा। और कहा था भी आगे जाके कहीं ना कहीं वो फेल हो जाना है। वो ये वाला मौका था जहां पे फेल हो जाना है, जब एसिड में रिमेनिंग लाइफ वो खुद निकाल के दे दे, जो कि डिफरेंट हो अगर आप निकालते तो उससे, तो फिर ये इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आप वो उस तरीके से नहीं निकाल सकते ओरिजिनल डेप्शन और इस डेप्शन को मैच करके। वो फिर ऐसे ही निकलेगी, सरप्लस है चाहे लॉस है, उसको डिवाइड करने से, जिस उस लाइफ से जिस लाइफ से एसिड को डिवाइड किया। क्लियर है ये बात? ठीक है, चलें। एसिड आ गया 360 पे और ये -90, 110 नहीं बेटा। हाँ, दूसरी बात ये बच्चों के जहन में आ रही होगी घर पे कि ये +10 क्यों किया। देखें, मैंने आपको ये कहा कि सरप्लस हो चाहे लॉस हो, जैसे जैसे एसिड खत्म होता है वैसे वैसे हम इनको भी खत्म करते हैं, ताकि एसिड खत्म हो तो ये भी खत्म हो। ठीक है ना? अब सरप्लस पॉजिटिव फिगर है, उसको कम करने के लिए तो माइनस किया जाता है, लेकिन ये लॉस की फिगर तो नेगेटिव है। अगर इसको कम करने के लिए नीचे माइनस में फिगर लिख दी तो ये तो बढ़ जाएगा। तो अगर इस माइनस वाली फिगर को कम करना है तो फिर क्या करना पड़ता है? प्लस की फिगर लिखना पड़ती है वर्किंग में। ठीक है, यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, वरना मैं एंट्रीज बोलूं। पहले साल की एंट्रीज, पहला साल हमारा ग्रीन, मतलब मैं नंबरिंग ग्रीन से करूंगा, मैं एंट्रीज लिख थोड़ी रहा हूं, मैं तो एंट्री सिर्फ बोलूंगा जी। आप चेक कर लेंगे। ओके जी। सबसे पहले एसेट डेबिट कैश क्रेडिट 100 से। आप अपनी जो होमवर्क, कितने बच्चे होमवर्क नहीं करके आए? कितने बच्चों ने होमवर्क नहीं किया हुआ? अगली बार शुरू करोगे, अगली बार। इस बार तो पढ़ते पास नहीं हुआ ऐसे, तो अगली बार पढ़ोगे हैं। इसी बार पढ़ लो यार, इसी बार पास कर लो, क्या ख्याल है जी? एसेट डेबिट ठीक करते, अपनी एंट्रीज ठीक कर लें, चेक कर लें। ठीक है जी। एसेट डेबिट कैश क्रेडिट 600 से और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड एक्शन क्रेडिट 100 से। नेक्स्ट, अगला साल शुरू होता है जी, और हम इसमें मैं रेड कलर से एंट्रीज की नंबरिंग करूंगा। अगले साल में यकम जनवरी 16 पे एसेट क्या हो रहा है? रीवैल्यू। अब एंट्रीज में रीवैल्यूएशन के दिन क्या करते हैं? 2 एंट्रीज, पहली ट्रांसफर, दूसरी सरप्लस लॉस की रिकॉर्डिंग। लेकिन आपको मैंने कल ये बताया था कि जो ट्रांसफर की एंट्री होती है वो वर्किंग में नजर नहीं आती। उसकी वजह क्या है? ट्रांसफर की एंट्री हम इसलिए करते हैं कि एसेट अकाउंट जो कॉस्ट पे नजर आ रहा है वो बुक वैल्यू पे आ जाए, लेकिन हमारी वर्किंग ऑलरेडी किस पे होती है? बुक वैल्यू पे, इसलिए ट्रांसफर की एंट्री आपको नजर नहीं आया करती। ठीक है, अच्छा आप करोगे क्या? आप जिस दिन रीवैल्यू होता है ना एसेट, इस दिन खड़े होकर अगर आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालनी है, जितना बैलेंस इसमें इकट्ठा हुआ पड़ा है, तो आप सबसे पहले ऊपर नजर उठाकर देखोगे कि इस डेट से पहले ये एसेट कभी रीवैल्यू तो नहीं हुआ। क्योंकि अगर ये एसेट कभी रीवैल्यू नहीं हुआ तो फिर एक्यूमुलेशन अकाउंट के अंदर इसकी डेट ऑफ परचेज से इस दिन तक की डेप्शन इकट्ठी हुई पड़ी होगी। और अगर कभी खुदा ना खासा रीवैल्यू हुआ है इससे पहले, तो फिर जिस दिन पिछली रिवैल्यूएशन हुई थी उस दिन तक की डेप्शन तो वैसे ट्रांसफर होगी, तो फिर पिछली रिवैल्यूएशन से इस रिवैल्यूएशन के दरमियान की डेप्शन पड़ी होगी। अगले सवालों में सब कुछ आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। ठीक है, बहरहाल फिलहाल तो इधर देखो, यकम जनवरी 16 से पहले ये एसेट कभी रीवैल्यू, ये मैं सिखा रहा हूं आपको एक्यूमुलेटेड डेप्शन का बैलेंस निकालना विदाउट एंट्रीज, वर्किंग देख कर। कल तो हम एंट्रीज देख रहे थे ना, आज वर्किंग देख के काम चला रहे। तो यकम जनवरी 16 से पहले ये एसेट कभी रीवैल्यू हुआ नहीं। अगर रीवैल्यू नहीं हुआ तो फिर इसके एक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट के अंदर कितनी डेप्शन इकट्ठी हुई पड़ी होगी? डेट ऑफ परचेज यकम जनवरी 15 से 31 दिसंबर 15 तक की, और वो सिर्फ है एक अदद डेप्रिसिएशन 100 रुपए। आपको कि सर ये सब चीजें सामने इजीली नजर आ रही होती हैं, फिर आप क्यों इस तरह से करते हैं, रिमेनिंग लाइफ ऐसे क्यों निकलवाते हैं? ओ भाई, पर्चे के अंदर सवाल ऐसे नहीं शुरू कराएगा आपको डेट ऑफ परचेज से लेके 5-6 साल का सवाल, वो ऐसे जिंदगी के किसी भी साल में खड़ा होगा। ये सारी चीजें सिखाता हूं ना, इसलिए सिखाता हूं कि आप किसी भी दिन खड़े होकर कोई भी कैलकुलेशन कर सकें उसकी। ठीक है, किसको परेशानी हो रही है इन बातों से? इसलिए हो रही है, इसलिए अगर किसी को हो भी रही है तो इसलिए हो रही है कि ये पहला सवाल है। अभी इसी तरह से ये बातें दूसरे में होंगी, तीसरे में होंगी, फिर इंशाल्लाह आप बिल्कुल कंफर्टेबल होंगे क्लास के अंदर। ठीक है, अच्छा जी। ट्रांसफर की एंट्री यहां पे नजर नहीं आ रही। ट्रांसफर की एंट्री फिर हम ऐसे इशारा क्या करेंगे? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट कितने से?
100 रुपए से, और दूसरी एंट्री ये, ओ एसेट तो क्रेडिट हो गया, यानी लॉस आ गया। अब ये नई एंट्री थी आज, तो दूसरी एंट्री इस साल की होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट एसेट क्रेडिट, कोई सरप्लस है ही। अब ये एंट्री रीवैल्यूएशन के दिन की एंट्री है, लेकिन आज कोई सरप्लस नहीं है, पहले के वो लॉस उसको खाए वो डेबिट हो, फिर कुछ लॉस में जा रहा, बाकी एसेट क्रेडिट करना है, सीधी सीधी एंट्री है जी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, रीवैल्यूएशन लॉस डेबिट और एसेट हमारा हो गया क्रेडिट 100। तो ये नई एंट्री थी इसलिए मैंने कर दी। डन जी। तीसरी एंट्री डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 40 से, और चौथी एंट्री मैंने कहा था नहीं करनी, आज इंशाल्लाह इसको प्रूव कर लेंगे कि ये एंट्री क्यों नहीं करनी, और साथ ये भी प्रूव नहीं, साथ ये प्रूव नहीं हो सका कि फिर वर्किंग में क्यों लिखेंगे, वो कल पे चला गया। आज की पिछली क्लास के बाद आपकी दूसरी क्लास होती है ना, ठीक है जी। ये 1 2 3 4 5 एंट्रीज होंगी आपके सोल्यूशन में, चेक कर लें। पहले साल के अंदर 2 एंट्रीज हैं, दूसरे साल के अंदर 3 एंट्रीज हैं। जो एंट्रीज बोली हैं चेक कर ली। भाई इस एंट्री की पोस्टिंग में हो सकता है लेजर में किसी को मसला आया हो, इसको जरा देख लेते हैं। एसेट खरीदा था यकम जनवरी 15 पे 600 का, और अक्यूमुलेशन डेप्रिसिएशन 100 रुपए की आई थी, तो 31 दिसंबर 15 पे 600 की कॉस्ट है और अक्यूमुलेशन 100 रुपए, यकम जनवरी 16 पे इन दोनों को ओपनिंग बना लिया, ठीक है। अब इस दिन एसेट रीवैल्यू होने जा रहा है, तो क्या करोगे, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट, ट्रांसफर की एंट्री आ गई, बोलो। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट एसेट क्रेडिट, लो भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो हम यहाँ नहीं बना रहे हो, दिमाग में डेबिट और एसेट क्रेडिट कितने से जी 100। यहाँ पे लिख दो रीवैल्यूएशन लॉस, बल्कि यूं लिखो ज्यादा बेहतर है, यहाँ पे लिखो प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में लिख लो रीवैल्यूएशन लॉस, ठीक हो गया और डन। उसके बाद क्या किया जी आपने, 40 रुपए से एसेट को डेप्रिशिएट किया, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 40, और दूसरी और तो कोई एंट्री हुई नहीं। क्लोजिंग बताइए बैलेंसिंग 400 और जी 40। तो सवाल के सही होने की एक निशानी होती है कि क्लोजिंग बैलेंस में जहां पहले कॉस्ट आ रही थी, अब चूंकि रीवैल्यू हो गया तो क्लोजिंग डेट पर अब इसके अंदर रीवैल्यूड अमाउंट आ रही है, यही सवाल ने बताई थी ना, रीवैल्यूड अमाउंट, यही रीवैल्यूड अमाउंट सवाल ने बताई थी। तो 400 के ऊपर अब हमारा एसेट अकाउंट शो हो रहा है और उसकी डेप्रिसिएशन, ठीक है। कोई मसला है यहाँ तक तो पूछ लें, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें जी यहाँ तक। कभी भी नहीं कर सकते रीवैल्यूएशन लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस में डायरेक्ट फेंके, पहली बात। दूसरी बात, ये कहानी अभी पूरी नहीं है, हो सकता है कोई तजर्बाकार बच्चा बैठा वो कहे पता नहीं ये कैसे एंट्रीज करा रहा है। अभी एक वक्त आएगा हमारी जिंदगियों में जब मैं आपको स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाना तो यहाँ पे सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं बहरहाल फॉर्मेट सिखाता हूँ। उसकी वजह ये है कि कुछ बातें समझानी होती है, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी होता है और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी होती है। तो जिस दिन ये पढ़ लेंगे स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी के टॉपिक में, उस दिन जाकर इंशाल्लाह ये वाली एंट्रीज की सही लॉजिक हमारे सामने आएगी, कहाँ से ये रूट होकर फिगर्स कहाँ से कहाँ पे पहुंचती है। फिलहाल आप सिर्फ रीवैल्यूएशन सीखें, जैसे एंट्री सिखा रहा हूँ वैसे सीखते रहे, स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह सारा कुछ होता चला जाएगा। नहीं मैंने नहीं बनाया था, मैंने कहा था वो छोड़ दो, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी का टॉपिक जब आएगा तो वो बनाना सीखेंगे, तो इंशाल्लाह उसमें बनाएंगे। फिर ये रीवैल्यूएशन वहां पे भी आएगी, उन सवालों में पड़ी हुई है, अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। मैंने गालिबन ये बोला भी था कि 40-50 लेक्चर्स के आसपास जब हम पहुंचे हुए होंगे तब हम दोबारा ये चीजें कर रहे होंगे उस टॉपिक में भी, ठीक है। फिलहाल पॉसिबल नहीं है मेरे लिए 2-3 चीजें इकट्ठी खोल लेना, एक जंग ही लड़ सकते हैं ना इस वक्त, ये आप लड़ लोगे सीख लोगे इंशाल्लाह, फिर बाकी चीजें होती जाएंगी इंशाल्लाह, इंटीग्रेट करते जाएंगे, टॉपिक्स मिक्स होकर आते हैं वो मिक्स करते जाएंगे। फिर अभी तो एक टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, फिर जब दूसरे पे जाएंगे तो पहले के साथ उसको मिक्स कर लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 57, एन एंटिटी ओन्स फॉलोइंग एसेट, डेट ऑफ परचेज रकम जनवरी 10 है, कॉस्ट 100 मिलियन है, लाइफ 10 साल है। नहीं बेटा, हमेशा स्टार्ट पे नहीं होती, कभी एंड पे भी होती है। वैसे नॉर्मली मिड में नहीं होती, लेकिन हम सीख लेंगे उसकी अकाउंटिंग भी। बट मैंने आपको जैसे पहले अर्ज किया कि हमें कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है। डस्टर दे दो यार हमें, भाई आप मिटाना दिखा रहे हैं, मेरा डस्टर कहाँ है? सवाल पे रखें आप। हमें कोई उसूल बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे उसूल यही रहेंगे, वर्किंग के अंदर क्या करना है और जनरल एंट्रीज में क्या करना है और लेजर्स कैसे बनने हैं, इसके अंदर कोई तब्दीली हमने नहीं लानी। रीवैल्यूएशन साल के पहले दिन हो, साल के आखिरी दिन हो, साल के दरमियान में हो,
हमें कुछ भी बदलने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। ठीक है, चल ले आए जी। यकम जनवरी 10 पे, यकम जनवरी 2010 पे हमने एक एसेट खरीदा, कितने का जी? 100 का। सवाल में इसकी लाइफ गिवन है 10 साल, तो 31 दिसंबर 2010 पे 100 डिवाइडेड बाय 10, 10 रुपए की डेप्रिसिएशन आ गई, 90 रुपए बुक वैल्यू आ गई। 11 में कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि 12 में रिवैल्यू हो रहा है। इसका मतलब 11 में सिर्फ क्या करेंगे? डेप्रिशिएट। तो 31 दिसंबर 11 पर, ये 10 पे बुक वैल्यू थी, सॉरी, 31 दिसंबर 11 की डेप्रिसिएशन निकालनी है। तो देखो कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे फॉर्मूला 10 आया और ये 80 आ गया। ठीक है जी। तो 31 दिसंबर 11 की बुक वैल्यू 80 रुपीज है। तो ये 2 साल की एंट्रीज सिंपल सी हैं, पहले ये परफॉर्म कर लेते हैं। सबसे पहली एंट्री एसिड डेबिट कैश क्रेडिट 100 से, 100 से। ठीक है जी। उसके बाद ये एंट्री हमने किया यकम जनवरी 10 पे, 31 दिसंबर 10 पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 10 रुपए से। और 11 वाले साल में सिर्फ एक ही एंट्री होनी है जी। चेक कर रहे हैं अपना सोल्यूशन सब बच्चे? ठीक हो गया जी। अब जी 12 का साल आता है और 12 के साल में पहले ही दिन एसेट रीवैल्यू हो रहे हैं। ठीक है, तो यकम जनवरी 12 पे रीवैल्यूएशन हो रही है। वर्किंग में क्या करेंगे? एक लाइन खाली छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट लिख लेंगे 120। और यकम जनवरी 12 पे हमें क्या नजर आ रहा है जी? रीवैल्यूएशन सरप्लस आ गया। ठीक है जी, 40 का सरप्लस, सरप्लस के कॉलम में। ठीक हो गया जी, यहां तक को मसला। अब इस ईयर को क्लोज कर लें। तो 31 दिसंबर 12 पे जब डेप्रिसिएशन करनी है, तो अब रीवैल्यूड अमाउंट को रिमेनिंग लाइफ पे डेप्रिशिएट करना है। तो रीवैल्यूड अमाउंट है और रिमेनिंग लाइफ 31 दिसंबर 12 पे खड़े होकर निकालेंगे। इसीलिए कहा था कल के बेशक ये कुछ दिन डेट, 1-2 दिन डेट ना लिखना, ये डेट लिखा है ना ताकि कंफ्यूज ना करे। ठीक है, यकम जनवरी 12 पे खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ निकालनी है। तो यकम जनवरी 10 से यकम जनवरी 12 तक 2 साल गुजर गए। टोटल एक्चुअल लाइफ कितनी थी? 10, 2 गए तो बाकी 8, तो 120/8। लेकिन फिर अगला सवाल आपकी ही क्लास में किसी बच्चे ने किया था कि सर 31 दिसंबर 12 पे तो ये 7 नहीं बन जाती लाइफ? तो मैंने कल आप लोगों को ये बात समझाई थी कि तो फिर यहाँ पे भी ऐसे ही बना। तो यकम जनवरी 10 पे 10 साल इसकी लाइफ थी, 31 दिसंबर 10 पे डेप्सिट करते हुए उसको 10 से डिवाइड करते हैं। असल में ना हमारे इस एसेट ने यकम जनवरी 10 से डेप्सिट होना शुरू किया है, वो तो हम सिर्फ कैलकुलेशन 31 दिसंबर 10 पे खड़े होकर कर रहे हैं। ठीक है ना, तो पूरा साल उसको डेप्रिशिएट करके लाना होता है जी। तो 31 दिसंबर 12 पे डेप्रिसिएशन 120/8, लेकिन साथ ही नशर भी कर दो 40/8 जी। जैसे जैसे एसेट खत्म होगा वैसे वैसे उसका रिलेटेड सरप्लस भी खत्म होता चला जाएगा। ठीक है जी। तो 31 दिसंबर 2012 पर और 30 ले जी, 31 दिसंबर 12 वाले साल की एंट्रीज करते हैं जी। रीवैल्यूएशन हो रही है, साल के पहले दिन हो रही है। तो कल इंशाल्लाह सवाल देखेंगे, उम्मीद है कल करेंगे। इसी तरह से मैं 3 रिवैल्यूएशन वाला सवाल लाऊंगा जैसा आज है ना आपके सामने, उसमें बस रिवैल्यूएशन ईयर एंड पे हो रही होगी। तो ईयर एंड पे हो जाएगी तो कोई मसला नहीं है, हम यही सारे काम ईयर एंड पे खड़े होकर कर लेंगे। ठीक है ना, तो रिवैल्यूएशन आपने सीख ली हुई है, बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जो जितनी एफर्ट संडे पे करके आया है उतना ज्यादा आज कंफर्टेबल बैठा हुआ क्लास में। वरना कुछ शक्लें मुझे नजर आ रही हैं परेशान, वो इसलिए परेशान है कि उन्होंने वेव स्किल की है जी। 31 दिसंबर 2012 पे सबसे पहले ट्रांसफर की एंट्री। ट्रांसफर की एंट्री क्या है? अक्यूमुलेटेड, पास होने वाले सारे बच्चों ने एंट्री बोली अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट। अच्छा अब इधर देखें जी, प्लीज इधर देखें, प्लीज प्लीज। अब जनरल एंट्री से भी देख लेते हैं और वर्किंग से भी सिखा के आए हैं आपको, वहां से भी देख लेते हैं ताकि ये प्रैक्टिस शुरू हो ना। अभी जो पहले बात की है वो परेशान कर रही थी आपको जी। अक्यूमुलेटेड 10 से क्रेडिट हुआ और फिर 10 से क्रेडिट हुआ, आज तक टोटल 20 से ये क्रेडिट हो चुका है। यानी अकोमोडेशन अकाउंट के अंदर आज तक 20 रुपए अक्यूमुलेट हो चुके हैं डेट ऑफ रीवैल्यूएशन तक। ठीक है, तो फिर यकम जनवरी 12 पे टोटल 20 रुपए ट्रांसफर कर देंगे हम एसेट अकाउंट। ठीक हो गया। अच्छा, यही 20 वर्किंग से ढूंढना पड़े तो क्या सिखाया आपको? जिस दिन एसेट रीवैल्यू हो रहा है उस दिन से पहले देखें ये एसेट कभी रीवैल्यू हुआ है?
नहीं हुआ तो फिर इस एसिड के इस एक्यूमुलेशन के अकाउंट के अंदर इस एसिड की यकम जनवरी 10 से 31 दिसंबर 11 तक की या यकम जनवरी 12 तक की डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हुई पड़ी होगी, और वो 2 साल बनते हैं और उनकी डेप्रिसिएशन ये 10 और 10 20 है। तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं वर्किंग से, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस अभी अगले सवाल में भी करेंगे, बल्कि अगली रिवैल्यूएशन पे भी करेंगे। ओके, बार बार ये बात करने से समझ में आएगी। थोड़ी देर पहले शक्ल में दो तीन हाथ खड़े हुए थे ना, ठीक है ना, इंशाल्लाह कंफर्टेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट जी, ट्रांसफर हो गया, उसके बाद सरप्लस है या लॉस है? सरप्लस है, तो एसेट बढ़ रहा है या कम हो रहा है? एसेट का बढ़ना डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं, बल्कि अनरियलाइज्ड गेन है, रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट के अंदर क्रेडिट करने में। तो एसेट डेबिट और रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट 40 से डन। उसके बाद ईयर एंड के ऊपर डेप्रिसिएशन आए, 31 दिसंबर 12 पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एंट्री क्या है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 15 से। और इसी दिन जरा रिवाइज करें कल वो जो लिखा था। नहीं, वो तो आपने नरेशन बता दिया, तो वो तो आप नतीजा बता रहे हैं। मैं कह रहा हूँ शुरू से बात करते हैं। अपवर्ड रिवैल्यूएशन की वजह से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 5 से बढ़ गया, जिस वजह से प्रॉफिट और रिटेन्ड अर्निंग्स कम हो गए। इस बात में क्या था? एतराज किस पे है? रिटेन्ड अर्निंग्स के कम होने। तो फिर रिटेन्ड अर्निंग्स को बढ़ा लो। अब रिटेन्ड अर्निंग्स की नेचर क्रेडिट नेचर की चीज को बढ़ाना हो तो क्रेडिट करते हैं। रिटेन्ड अर्निंग्स को क्रेडिट कर लिया हमने 5 से, और कम करें उस अकाउंट को जिसे गेन आने पर बढ़ाया था। तो गेन आने पर रिवैल्यूएशन सरप्लस को बढ़ाया था, इसकी नेचर क्रेडिट है, तो कम करने के लिए डेबिट कर लो। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट, ये एंट्री कल हमने बनाई थी। डन? कोई मसला? 31 दिसंबर 2013 का साल आया, 31 दिसंबर 13 में कोई रिवैल्यूएशन नहीं है। रिवैल्यूएशन नहीं है तो क्या हुआ? एसेट इस्तेमाल तो हुआ है, डेप्रिशिएट तो करेंगे। तो 31 दिसंबर 13 में दोबारा फॉर्मूला लिखने की जहमत हम नहीं करेंगे, पर्चे की बात कर रहा हूँ। वरना शुरू में तो आपको मैं वो सादा सवालों के अंदर भी लेकर नहीं लिखो, हर साल लिखो, हर साल, ताकि ये याद हो जाए स्ट्रेट लाइन में हर साल फॉर्मूला सेम आता है। वो वक्त गुजर गया ना, स्ट्रेट लाइन है। अगर अगले 8 साल तक दोबारा कोई रिवैल्यूएशन नहीं होती तो अगले 8 साल तक सेम डेप्रिसिएशन रहनी है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो दोबारा फॉर्मूला कौन लिखे? ठीक है जी। और 31 दिसंबर 13 पर 90 और 30 देखें जी इधर, 31 दिसंबर 13 वाले साल में क्या रिवैल्यूएशन की पहली एंट्री होगी? नहीं बेटा, नहीं। रिवैल्यूएशन की दूसरी एंट्री होगी? नहीं। तो यानी ये दो एंट्रीज जो है रिवैल्यूएशन की एंट्रीज हैं, ये जिस साल रिवैल्यूएशन होती है सिर्फ उस साल में नजर आती है। इसीलिए मैंने आमने सामने इसको रखा, वो जब तक कॉस्ट मॉडल था वो अलग कर दिया ताकि आमने सामने नजर आए। जिस साल रिवैल्यूएशन होगी आपको रिवैल्यूएशन वाली एंट्री, अगले साल रिवैल्यूएशन होगी फिर एंट्री नजर आएंगी, अगले साल नहीं होगी फिर नजर नहीं आएंगी। ठीक है, तो ये दोनों एंट्रीज सिर्फ रिवैल्यूएशन वाले साल में नजर आती है। ओके, नेक्स्ट। हाँ, 31 दिसंबर 13 पे एसेट डेप्रिशिएट तो हुआ है, एसेट जब यूज हो रहा है तो डेप्रिशिएट तो होगा। डेप्रिसिएशन की एंट्री जो है वो जरूर लिखेंगे हम, ठीक है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने से जी? 15 से। और ट्रांसफर की एंट्री भी साथ ही होगी। बोलो, ट्रांसफर ऑफ, ये ट्रांसफर कौन सी है? ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन टू रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है। क्या एंट्री है जी? रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट 5। क्यों बेटा? इस साल आप ये कह रहे हैं कि 120 को 7 से डिवाइड करें, क्यों? एक मिनट, क्यों? स्ट्रेट लाइन मेथड में यही तो समझाया था, हर साल डेप्शन बराबर आनी है। यही समझाया था कि हर साल फॉर्मूला रिपीट होना है, अगर लगाना ही है फॉर्मूला तो 120/8 करें। रिवैल्यूएशन के बाद, ये रिवैल्यूएशन हो गई, इसके बाद लाइफ बदल दी। अब यही तो थोड़ी देर पहले कहा। अब बेटा प्लीज, अब अगर अगले 8 साल दोबारा कभी रिवैल्यूएशन ना हो तो ये नहीं बदलने वाला, ये 8 ही रहेगा। ये फिर अगली रिवैल्यूएशन अगर हो जाए तो फिर ये खत्म और फिर नया काम। तो रिवैल्यूएशन के बाद ना, अब रिवैल्यूएशन के बाद कर तो लिया इसको 8 10 से 8 पे कर लिया, अब हर साल ये काम नहीं करना। हाँ, अगली रिवैल्यूएशन तक फिर वेट करना, अगर अगली रिवैल्यूएशन हो जाए दोबारा तो फिर ये काम कर लेंगे, ठीक है ना। बाकी किसी मौके पे जाके आपको एक छोटा सा असूल सिखाऊंगा, अगर बुक वैल्यू को डिवाइड करना हो तो खैर वो अभी नहीं, वो मिक्स हो जाएगा, फिलहाल ऐसे ही याद करें। वैसे इसको डिवाइड बाय 7 करें तो आंसर सेम आता है, लेकिन वो किसी मौके पे जाके आपको इंशाल्लाह वो प्रूव भी करूंगा, उसको याद भी करवाऊंगा, फिलहाल नहीं। फिलहाल तो ये बात पक्की करनी है हमने, स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल डेप्रिसिएशन सेम आती है, तो उसका मतलब क्या है? हर साल फॉर्मूला ने रिपीट होना है बेटा।
मैं कह रहा हूं ना कि हमने 120 को ही 8 पे करना है, 105 को नहीं करना। वो एक उसूल है, वो एक पास पेपर के सवाल से पहले मैं सिखाऊंगा आपको कि स्ट्रेट लाइन मेथड में आप कॉस्ट को ओरिजिनल लाइन से डिवाइड करें या बुक वैल्यू को रिमेनिंग से करें, आंसर सेम आता है। लेकिन वो जब मौका आएगा तब, अभी मैं कह दूंगा तो बातें मिक्स होंगी। अभी सिर्फ ये बात, यही तो आप भूलें। अगर ये बात आप पक्की याद रखे होते तो फिर इस मसला ना आता। पक्की बात क्या है, स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल फॉर्मूला ने क्या होना है, रिपीट, सेम फॉर्मूला लगना है, सेम फॉर्मूला लगना है, ठीक है। तो सेम फॉर्मूला लगने का मतलब क्या है, बस 120 और 8 ही करना है, फिर 105/7 करने की जरूरत फिलहाल नहीं है, फिलहाल नहीं, ये पक्का करो, ठीक है। हाँ, ये कंफ्यूजन आपका नहीं होना चाहिए था, अब दूर हो जाना चाहिए कि रीवैल्यूएशन के बाद रिमेनिंग लाइफ, रिवैल्यू अमाउंट को रिमेनिंग लाइफ में डिवाइड करना है। लेकिन एक बार बस हो गई रिवैल्यूएशन, अब अगर आगे 8 साल दोबारा रिवैल्यूएशन ना हो तो हर साल 15 डिडक्शन, हर साल ये 120/8 120/8 120/8 120/8 चलेगा, ठीक है, डन। अच्छा जी, ले जी, वो साल भी आ गया जिसका इंतजार था आपको। यकम जनवरी 14 पे, 14 वाले साल के पहले ही दिन एसेट क्या हो रहा है, रीवैल्यू। कल इंशाल्लाह ये ईयर एंड पे हुआ करेगा रीवैल्यू। तो भाई क्या करेंगे वर्किंग में, 31 दिसंबर नहीं, यकम जनवरी है, तो यकम जनवरी 2014 पर एक लाइन खाली छोड़ दी, और कितनी है जी, लॉस आ गया, रीवैल्यूएशन लॉस। अब इससे पहले खुशियों को खा जाना है, फिर भी कोई कम बच गए तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में, तो सारा 30 बेचारा कुर्बान हो गया। इंसान को जब नाशुक्र इंसान है ना, जब गम आते हैं तो भूल जाता है कभी खुशी भी थी, तो क़यामत में भी ऐसी होगा। अच्छा जी, 20 प्रॉफिट एंड, ठीक है जी, एसेट रीवैल्यू हो गया। अब बेटा क्या सुनो, अब रीवैल्यूएशन दोबारा हो गई है। अब हमने डिडक्शन करते हुए दोबारा नई रीवैल्यूड अमाउंट को दोबारा रिमेनिंग लाइफ निकाल करना है। अच्छा, फिर इसके बाद अगर दोबारा कभी रिवैल्यूएशन ना हो तो फिर दोबारा ये काम नहीं करना हमने, बस इसको पक्का करना है दिमाग के अंदर। ये 2-2 साल वाले सवाल इसीलिए करवा रहा हूं। 31 दिसंबर 2014, 40 बटा रिमेनिंग लाइफ निकालोगे यकम जनवरी 14 पे खड़े होकर। यकम जनवरी 10 से यकम 14 तक 4 साल गुजर गए, 10 ओरिजिनल। और हमेशा कंपेयर किससे करना है, याद रखना, ये नहीं करना इससे कंपेयर करने लग जाओ, नहीं। आपने हमेशा 4 साल कैलकुलेट करने डेट ऑफ परचेज से, ओरिजिनल डेट से आज तक की लाइफ कितनी पास होगी ये निकालनी है, और ओरिजिनल लाइफ से ही कंपेयर करना है हमेशा। चाहे 10 बार रिवैल्यू कर दो, जब रिमेनिंग लाइफ निकालने लगो, अनलेस के सवाल खुद दे दो तो अलग बात है। अगर आपने रिमेनिंग लाइफ निकालनी है तो आपने ओरिजिनल लाइफ से उसको हमेशा कंपेयर करना है। और ठीक है भाई, ये एनक वाले भाई के साथ वाले भाई, ठीक है। अच्छा जी, अब 4 साल गुजर चुके, टोटल लाइफ 10 थी तो रिमेनिंग 6, अब हमने 6 ईयर्स यूज किया, ठीक है। नशर भी कर दो, 20/6 जी, 7 कर लो ना, 7 की डेप्री नहीं, कोई बात नहीं, आप लोगों के 6.3 सही होगा, डेप्रीसिएशन, और ये +3 कर लो। जिन्होंने 6.7 या 3.3 किया तो वो भी सही है, बिल्कुल उनका आंसर बिल्कुल सही है जी। 33 गरीब है 7 और 17 नेगेटिव जी। 2014 के साल में सबसे पहले दिन एसेट रीवैल्यू हो रहा है, तो एंट्रीज में क्या करेंगे, एंट्रीज में क्या ओवरराइटिंग मत किया करो, गंद मार रहे हो। सबसे पहले क्या करेंगे जी, ट्रांसफर। तो यकम जनवरी 2014 एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट। अब पहले मुश्किल वाला काम करते हैं, यहां से ढूंढते हैं एक्यूमुलेशन, फिर आसान वाला काम करते हैं। लेजर तो वैसे ही नहीं बनाया, वो तो सबसे आसान है, वो तो सबसे आसान है जी। इधर खड़े हैं हम, ये आप ये खड़े हैं, ये आप हैं, ठीक है। यहाँ पे खड़े हैं, आपने ऊपर नजर डालकर देखना है कभी एसेट आज से पहले कभी रिवैल्यू तो नहीं हुआ। यहाँ पे एक दोस्त खड़ा वो कह रहा है, ओ भाई साहब इधर रिवैल्यू हुआ था। इसका मतलब इस दिन तक की डेफिनेशन तो सारी की सारी ट्रांसफर हो गई होगी, एलिमिनेट हो गई होगी एक्यूमुलेशन अकाउंट के अंदर, तो फिर यहां से लेके यहां तक की डेफिनेशन पड़ी होगी। बात समझे हो? ये मैं इसलिए सिखा रहा हूं बेटा कि जरूरी नहीं है सवाल के अंदर जनरल एंट्रीज मांगी हो, और वो भी पिछले सालों की भी मांगी हो कि आप वो एंट्रीज देके एक्यूमुलेशन निकाल लो। हो सकता है आपको सिर्फ इस साल की एंट्री कर दो पर्चे में, हो सकता है एंट्रीज मांगी ही ना कहे, नोट बना दो डायरेक्ट। तो ये सारी चीजें आपने सीखनी है ना वर्किंग से पहले। एंट्रीज करेंगे, पहले लेजर बनाने लग जाएंगे, लेजर सबसे आसान था, सब हम तो लेजर बनाएंगे भाई, एक ही सवाल करेंगे पर्चे के अंदर, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट जो स्पेसिफिकली उसको एड्रेस करना है ना, इसलिए हम यहां से सीखते हैं। तो यहाँ अगर ये एसेट इस दिन से पहले कभी रिवैल्यू हुआ तो फिर इन दोनों डेट्स के दरमियान की डेफिनेशन इकट्ठी हुई पड़ी होगी, और अगर ये कभी यहाँ रिवैल्यू ना हुआ होता तो इस दिन से इस दिन तक की डेफिनेशन एक्यूमुलेट हुई पड़ती 4 साल की, ठीक है ना। फिलहाल तो ऐसा हो गया है कि यकम जनवरी 12 को ये डेप्रिशिएट, ये रिवैल्यू हुआ था, तो इस दिन तक की डेफिनेशन तो एलिमिनेट हो गई होगी, ट्रांसफर हो गई होगी, नील हो गई होगी, एक बार नील हो जाता है ना बैलेंस, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस दिन तक कितनी एक्यूमुलेट पड़ेगी डेफिनेशन, यकम जनवरी 12 से यकम जनवरी 14 के दरमियान 2 डेप्रिसिएशन है, 15 और 15-30, ठीक है। तो ये 30 रुपए की डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हुई पड़ी है, ट्रांसफर कर दो इसे एसेट अकाउंट में रीवैल्यूएशन के दिन, एक्यूमुलेटेड डेप्शन डेबिट और एसेट क्रेडिट। अच्छा अब देखो इस जगह और गुंजाइश बन गई है। अच्छा भाई तो देखो यहां से भी चेक कर लेते हैं,
10 और 10 क्रेडिट हुआ था, 20 होके डेबिट होके खत्म हो गया, ठीक हो गया। अब नील हो गया बैलेंस, ये तो कह रहे थे। उसके बाद 15 से क्रेडिट हुआ, 15 से क्रेडिट हुआ तो 30 से क्रेडिट हुआ पड़ा है, चाहिए हमने वर्किंग से डायरेक्ट ही तो निकाला है। इन्वेस्टर अकाउंट के अंदर कितना बैलेंस इकट्ठा हुआ पड़ा है 30, उसे क्या कर दो, डेबिट कर दो। समझ आ रही है? अच्छा जी, एसेट एक्यूमुलेशन ट्रांसफर हो गया एसेट अकाउंट में। अब रिवेल सरप्लस है या लॉस उसे रिकॉर्ड करना है, ये मैंने कहा था वर्किंग ही आपको बता देगी। तो एसेट क्रेडिट, वैसे तो एंट्री 1-2 दिन बाद ना वैसे ही याद हो जाएगी, लॉस आया तो रिवर्स सरप्लस डेबिट, लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट, लेकिन आप फिर भी इसको हमेशा वर्किंग की तरतीब से कर लिया करना, इससे गलती के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। बस ये एंट्री करते हुए नेचर सामने होनी चाहिए। एसेट की नेचर क्या है, रियल सरप्लस की नेचर क्या है, क्रेडिट। अब एसेट अकाउंट में से 50 क्या हो रहा है, माइनस, यानी एसेट क्रेडिट। यकम जनवरी 2014 पर एसेट क्रेडिट 50 से आगे बढ़े। रीवैल्यूएशन सरप्लस हो रहा है 30 माइनस, यानी क्रेडिट नेचर की चीज माइनस हो रही है तो क्या करोगे, डेबिट। तो रीवैल्यूएशन सरप्लस का अकाउंट डेबिट 30 से, और बैलेंसिंग फिगर 20 रुपए की प्रॉफिट एंड लॉस में फेंक दो, लॉस है ये तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो जाएगा, डेबिट। कल ये एंट्रीज करवा के भेजा था, कितना है, ठीक है जी। 7 रुपीज की डेप्रिसिएशन है, 31 नंबर 14 पर डेप्रिसिएशन की एंट्री है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट 7 रुपए से, और +3 की एंट्री नहीं करनी। ये तो कल की बात थी ना, वैसे पर्चे के अंदर भी इतनी बात याद रख लेना काफी है, क्योंकि आप किताबों के अंदर या आईकेपी किताब के अंदर या आईकेपी सॉल्यूशंस के अंदर कभी भी डिस्कशन नहीं मिलेगी इसकी, किसी भी किताब में कि एंट्री क्यों नहीं करते, बस सिंपली एंट्री नहीं करते, इतनी बात याद रखना पर्चा पास करवाने के लिए काफी, ठीक है। हाँ, ये +3 वर्किंग में क्यों लिखा है ये आज प्रूव नहीं कर सका पिछली क्लास के अंदर, क्योंकि अगला सवाल भी पूरा किया, 3 रिवैल्यूएशन वाला 6 साल पे फैला हुआ था, तो इसलिए वो मैंने पेंडिंग कर दिया। लेकिन ये एंट्री क्यों नहीं करते हैं वो प्रूव आज कर लिया हमने। तो फिलहाल सिर्फ ये क्रॉस नहीं, फिलहाल तो मैं इस तरह से 31 दिसंबर 14 लिखूंगा, मैं लगाऊंगा स्टार, और उसी तरह से वो अपवर्ड डाउनवर्ड रिवर्स की वजह से ये हुआ था वो हुआ था, वो उस तरह करके एंट्री बनाएंगे, फिर देखेंगे इस एंट्री का कोई फायदा नहीं है, फिर क्रॉस करेंगे। लेकिन फिर जिंदगी सारी में कभी भी आपने एंट्री लिख के क्रॉस नहीं करनी, बस हमेशा ये एंट्री जब भी बारी आए ये एंट्री करनी ही नहीं, ठीक हो गया, तैयार है। जैसे इस एंट्री को कल पहली बार लिखते हुए मैंने वो उसूल लिखवाया था कि अपवर्ड रिवर्स की वजह से डेप्शन इतने से बढ़ गई, ये सारी बात ठीक है ना, ऐसी अब इसके बारे में उसूल लिखते हैं, बात सिर्फ उलट हो जानी है। यहाँ पे अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुई थी तो डेप्रिसिएशन बढ़ गई थी, जबकि इधर क्या हुआ है, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हुई है, डेप्शन कम हो गई, आप देख सकते हैं 15 फिर डेप्शन चली गई थी, 5 से बढ़ गई थी, और अब 10 कंपेयर इधर से कर रहे हैं, ठीक है ना, 3 से डेप्शन कम हो गई, तो बातें उलट हो जाएंगी, बातें तरतीब में वही रखूंगा, मैंने उसूल भी वही कॉपी पेस्ट किया था, तो फिर आप लिखना शुरू करें। बल्कि पहले सुने, पहले पुराने वाला रिवाइज करते हैं, पहले पुराने वाला रिवाइज करते हैं, ठीक है। हम इस 5 की बात कर रहे हैं, ठीक है, इस रिवैल्यूएशन की वजह से, ठीक है, ये सिर्फ सुनना है, ये कल लिख लिया था। अपवर्ड रिवैल्यूएशन की वजह से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 5 रुपए से बढ़ गया, एक्सपेंस के बढ़ने की वजह से प्रॉफिट और रिटेन्ड अर्निंग्स 5 से कम हो गए, हमें इस पे एतराज है। अब एतराज किस पे है, रिटेन्ड अर्निंग्स के कम होने पे, तो एतराज को दूर करना तो रिटेन्ड अर्निंग्स को बढ़ा लो। अब इनकी नेचर क्या है, क्रेडिट, तो क्रेडिट नेचर की चीज को बढ़ाने के लिए क्या करोगे, क्रेडिट, तो रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट, और कम कर लो उस अकाउंट को जिसे गेन आने पर बढ़ाया था, यानी रिवैल्यूएशन सरप्लस का अकाउंट, अब उसकी नेचर क्रेडिट है तो कम करने के लिए क्या कर दिया, डेबिट, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट, ऐसा ही है। और ये वो उसूल है जो हमने कल लिखा था, डेप्शन एक्सपेंस के बढ़ने से प्रॉफिट कम होता है, रिटेन अर्निंग्स कम होती हैं, और ये उसूल हमने लिखा था, याद है। अब इसी तरह से ये देखो स्टार लगाया, ठीक है, अब ऐसे ही स्टार लग गया यहाँ पे 31 दिसंबर 2014 के ऊपर स्टार लग गया। अब लिखना शुरू करो, अपवर्ड की वजह क्या लिखोगे, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन, और डेप्रिसिएशन बढ़ने की बजाय क्या हुई है, कम हुई है, और बोलो डेप्रिसिएशन बढ़ने की बजाय क्या हुई है, कम हुई है, और तो प्रॉफिट पे क्या असर पड़ेगा, एक्सपेंस बढ़ने से प्रॉफिट कम होता है और एक्सपेंस कम होने से प्रॉफिट बढ़। अब ये पुराना असूल है, ठीक है, मैं आपको नया असूल दिखाता हूं, कहीं मेरे टीए ने मिटा ना दिया हो, या अल्लाह खैर, दोबारा लिख लेंगे जी, कोई मसला नहीं, ये सारा आपके सामने आ जाएगा, लेकिन फिलहाल स्टेप बाय स्टेप ही ओपन करूंगा सामने जी। इधर देखें, जिसको जिसको लग रहा है थोड़ा ऊपर कर दें, वो थोड़ा यूं करके देख ले, ये नीचे वाली बात नहीं ना अभी दिखानी जी। डेप्रिसिएशन डाउनवर्ड है, रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड है, अपवर्ड है, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन, ये मैंने वहीं से कॉपी करके यहाँ पेस्ट किया और सिर्फ 2-4 चीजें बदल ली थी, खैर आप छोड़ें, आप तो शुरू से पढ़ें, आप तो दोबारा लिखेंगे, पहले सुने फिर बाद में लिखें, पहले सुने। डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन की वजह से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 3 रुपए से कम हो गया,
जिस वजह से प्रॉफिट और रिटेन्ड अर्निंग्स बढ़ गए, बढ़ने थे ना। अब इस पे आपको एतराज ना भी हो, अब प्रूडेंस पे एतराज हो जाना है। इसलिए ना कहना कि रिटेन अर्निंग्स बढ़ने पे हमें सिर्फ रिटेन अर्निंग्स कम होने पे, प्रॉफिट्स के कम होने पे जी हमें एतराज होता है, बढ़ने पे कोई एतराज नहीं होता। हाँ, हलाल हो हराम हो जायज हो नाजायज हो आना चाहिए बस, ठीक है ना। हाँ, आखिरत का को हमने कौन सा मरना है, हमने किसी को जवाब, प्रॉफिट आना आते हुए कोई टेंशन नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये एक जैसा ही मामला होना चाहिए। प्रॉफिट आने पे और जाने पे एक जैसा एतराज होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, अच्छा, तो एतराज है, ठीक है जी। दोबारा सुनो, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन, कुछ बच्चे लिख रहे हैं, पता नहीं क्यों लिख रहे हैं, मैंने कहा मत लिखें अभी। डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन की वजह से डेप्थ एक्सपेंस 3 रुपए से कम होगा। क्या मतलब है, अपवर्ड रिवैल्यूएशन की वजह से बढ़ जाता है भाई, एसेट जितना बढ़ाओगे डेप्रिसिएशन उतनी बढ़ जानी है, सिंपल सी बात है। तो कल को एसेट रीवैल्यू होकर बढ़ा था तो डेप्रिसिएशन बढ़ गई थी, आज हमारा एसेट रीवैल्यू होकर कम हुआ तो डेप्रिसिएशन कम हो रही है, सिंपल, ठीक है। तो डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन की वजह से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 3 रुपए से कम हो गया, जिस वजह से प्रॉफिट और रिटेन्ड अर्निंग्स भी कम हो गए। इस पे क्या है, सॉरी इस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कम होने से प्रॉफिट और रिटेन्ड अर्निंग्स बढ़ गए, इस पे क्या है, हमें एतराज। अब एतराज को दूर करना है तो रिवर्स कर दो, तो रिटेन्ड अर्निंग्स के बढ़ने पे एतराज है, बोलो, बढ़ने पे एतराज है, इसको कम करना है तो नेचर देखो, रिटेन्ड अर्निंग्स की नेचर क्या है, इसको कम करना है तो क्या करोगे, तो अब हम रिटेन्ड अर्निंग्स को कम कर लेंगे, यानी डेबिट कर लेंगे। आगे ना पढ़ो, अब हम रिटेन्ड अर्निंग्स को कम कर लेंगे, सॉरी रिटेन्ड अर्निंग्स को कम कर लेंगे। अब नेचर क्रेडिट है ना, तो कम करने के लिए क्या कर दिया आपने, डेबिट। अब हम रिटेन्ड अर्निंग्स को कम कर लेंगे, समझ आता है, और बढ़ाएंगे, लिख ले तू, लिख ले बेटा तू, और बढ़ाएंगे उस अकाउंट को जिसे लॉस आने पर कम किया था। अब इधर देखो, लॉस आने पे मैंने किसको कम किया है, प्रॉफिट एंड लॉस को कम किया है, तो फिर क्या करो, प्रॉफिट एंड लॉस को बढ़ा लो, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बढ़ा लो। अब बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस बढ़ाने का मतलब अल्टीमेटली रिटेन्ड अर्निंग्स बढ़ाना ही है ना, बोलो। इसका मतलब कि मैं ये कह रहा हूं कि आप रिटेन्ड अर्निंग्स को कम कर लो और रिटेन्ड अर्निंग्स को बढ़ा लो। ये लो, प्रॉफिट एंड लॉस लिख देता हूं आपके लिए। तो बेसिकली किताबों ने इसकी डिस्कशन नहीं की, बस सिंपली क्या कहते हैं, ये क्या है, रिटेन्ड अर्निंग्स को बढ़ा लो, रिटेन्ड अर्निंग्स को कम कर लो, ये कोई एंट्री है, इस एंट्री को फायदा है, ये एंट्री करने की जरूरत नहीं होती। ये एंट्री किताबों में कभी भी नजर कोई लिख के नहीं काटा करता भाई, इसलिए पर्चे में लिख के ना काटते रहना, ये तो आपको समझाने के लिए था, ठीक है। एक बार फिर सुनो, बाद में लिखना, मैंने लिखा हुआ आपके लिए, तस्वीर लेना चाहे सुनो। डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन की वजह से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 3 रुपए से कम हुआ तो रिटेन्ड अर्निंग्स बढ़ गए, इतराज है इस पे, रिटेन्ड अर्निंग्स क्या करो, कम। अब नेचर क्या है इनकी, क्रेडिट, क्रेडिट कम करना तो क्या करोगे, डेबिट, तो रिटेन्ड अर्निंग्स हो गई 3 रुपए से डेबिट, और बढ़ाओ उस अकाउंट को जिसे लॉस आने पर कम किया था, यानी प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट लॉस को बढ़ाना है तो क्या करो, क्रेडिट करो। अब प्रॉफिट लॉस क्रेडिट करने का मतलब अल्टीमेटली क्या है, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट होना। तो इसका मतलब एंट्री क्या बन रही है, रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट, तो ये कोई एंट्री थोड़ी है, ठीक है। इसलिए ये एंट्री कभी भी नहीं किया करेंगे। जब भी ये प्लस वाली एंट्री आएगी आपने इसकी एंट्री पास नहीं करनी, और आज के बाद सोचना भी नहीं है कि क्यों नहीं पास की, आज के बाद नहीं सोचना, ठीक है। कौन से लेजर में जी, क्यों नहीं होगा, बनाएंगे तो बताएगा ना, घर पे बनाते काम करते नहीं हो घर पे, तो फिर लेजर बनाओगे तो बताएगा ना सही हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है जी। इधर देखो, अब डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन की वजह से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 3 रुपए से कम हो गया, इसकी डेप्रिसिएशन कम हुई तो प्रॉफिट बढ़ता है, ठीक है, जिस वजह से प्रॉफिट और रिटेन्ड अर्निंग्स बढ़ गए। तो अब हम रिटेन्ड अर्निंग्स को कम कर लेंगे, यानी डेबिट कर लेंगे, और बढ़ा लेंगे उस अकाउंट को जिसे लॉस आने पर कम किया था, यानी प्रॉफिट एंड लॉस, अल्टीमेटली रिटेन्ड अर्निंग्स को क्रेडिट कर लेंगे। तो एंट्री बनी रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट, तो फिर इसलिए कोई एंट्री नहीं करते, ठीक है। बाकी हाँ कर लें, अब बाकी इसकी ना और लॉजिकल रीजन जो होगी ना, वो तब पढ़ाऊंगा जब मैंने आपको कहा स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आपके सामने फॉर्मेट बना दूंगा, फिर मैं उसमें आपको सही तरीके से, ज्यादा और अच्छे तरीके से बता सकूंगा कि कुछ चीजें इनसाइड प्रॉफिट लॉस, कुछ आउटसाइड होती हैं, तो ये सारी कहानी वहां पे इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगी। फिलहाल ये लिखें और ये एंट्री नहीं करनी भाई, गूगल करके चेक कर रहे हैं कि एंट्री क्यों नहीं होनी, क्या लिखा हुआ गूगल वालों ने, अच्छा तस्वीर खींची थी तो गूगल में चले गया वो। हाँ भाई, 31 दिसंबर 2015 भी कारी लेते हैं, इधर देखें, इधर देखें, सब एक दफा देख लें, एक ही बार नोट कीजिएगा, सब इधर देखें, सब 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 31 दिसंबर 2015 भाई, स्ट्रेट लाइन मेथड है, ठीक है। ये देखो बेटा, दोबारा रिवैल्यूएशन ना हो तो अगले 6 साल तक अब ये सेम चलना है, ठीक है। तो मैं फॉर्मूला दोबारा लिखने की जहमत भी नहीं करूंगा, तो 7 और 3, ठीक है जी, 26 और डन जी। इसको यहाँ पे रोक, 31 दिसंबर 15, आप 15 वाले साल में इधर देखें,
इस साल में रिवैल्यूएशन नहीं है तो पहली दोनों एंट्रीज भी नहीं है। अब ज्यादा क्लियर हो गया। ये एंट्री सिर्फ तब होती है जब एसेट रिवैल्यू, जिस साल में रिवैल्यूएशन है ये एंट्रीज है, रिवैल्यूएशन नहीं है एंट्रीज नहीं, रिवैल्यूएशन है तो है, नहीं है तो नहीं। ठीक हो गया। फिर 31 दिसंबर 15, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट कितने से जी? 7 रुपए से। और लिखनी डेट भी नहीं लिखनी, डेट भी नहीं लिखनी, एंट्री लिख के नहीं काटनी है, बस बहुत हो गया। ठीक है। अब गौर फरमाएं, दो बातें यहां से सीखी हमने, दो बातें सीखी हमने। पहली, रिवैल्यूएशन की एंट्री सिर्फ उस साल में होगी जिस साल रिवैल्यूएशन होगी। रिवैल्यूएशन है तो एंट्री है दो, नहीं है तो नहीं है। रिवैल्यूएशन आ गई तो फिर दो एंट्रीज हैं, नहीं है तो नहीं। एक उसूल। दूसरा जो बात याद रखने वाली वो क्या है, 15 वाले साल में, सॉरी 12 वाले साल में सरप्लस का बैलेंस नजर आ रहा है या लॉस का? 13 वाले साल में स्टार्ट में सरप्लस का बैलेंस नजर आ रहा है लॉस का? सरप्लस का। तो 12 और 13 के साल में सरप्लस का बैलेंस नजर आया, तो 12 और 13 के साल में डेप्रीसिएशन की दो एंट्रीज हुई, पहली डिडक्शन एक्सपेंस की, दूसरी ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डिडक्शन। डन। 14 के साल में लॉस का, सरप्लस जीरो हो गया, सरप्लस क्या हो गया? जीरो। और बैलेंस किसका नजर आने लग गया? 14 के साल में लॉस का बैलेंस नजर आ रहा है, 15 के साल में भी लॉस का बैलेंस नजर आ रहा है। तो 14 और 15 के साल में लॉस का बैलेंस नजर आया तो आपकी डेप्रीसिएशन की एक एंट्री, दूसरी एंट्री नहीं, 14 में भी और 15 में। तो दूसरा उसूल क्या हमने डिराइव किया यहां से कि जिस जिस साल में सरप्लस का बैलेंस नजर आएगा उस साल में डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेप्रीसिएशन की दो एंट्रीज हुआ करेंगी, और जिस जिस साल में लॉस नजर आएगा उस साल में डेप्रीसिएशन की सिर्फ एक एंट्री होगी। ये प्लस वाली फिगर की तो हम एंट्री करते ही नहीं है। ठीक है ना, ये हमने प्रूव कर लिया। क्यों नहीं करते बाकी याद नहीं रखना है, इस प्रूव करने को याद सिर्फ ये रखना है बस, लॉस वाले साल में दूसरी एंट्री नहीं, वर्किंग में +9 +3 की एंट्री नहीं। हाँ, ये वर्किंग में लिखना क्यों जरूरी है ये इंशाल्लाह कल प्रूव करूंगा, क्योंकि अगला सवाल जो है वो मैंने वहीं पर कंप्यूटर पे कर लिया इसीलिए। ठीक है ना, क्योंकि ये बात प्रूव जो है ये 3 रिवैल्यूएशन वाले सवाल में हो सकती थी, तो अगला सवाल 3 रिवैल्यूएशन वाला है उसमें, क्योंकि अगला इतराज ये भी हो सकता है ना कि जब अगर नहीं करना इस एंट्री को पास तो फिर इस वर्किंग में लिखने की मुसीबत क्यों डाली हुई है, तो वो जरूरी क्यों है, ये लिखना जरूरी क्यों है, ये इंशाल्लाह प्रूफ करेंगे। ठीक है कल, लेकिन आज टाइम नहीं है, आज अभी अगला सवाल भी करना है। जी बोले बेटा, क्वेश्चन कैसे लिखा है? 40/6 ये 7 ऐसे आया है, 20/6 ये 3 ऐसे आया है, ऐसे लिखा है, यानी स्ट्रेट लाइन मेथड है ना। ये डेप्रिसिएशन जो इस साल आई है ये अगले 6 साल तक ऐसे ही चलेगी, कोई रिवर्जन ना हो। बेटा तो यहाँ पे भी एसेट 33 पे आ गया, फिर 40 क्यों यूज कर रहे हैं? स्ट्रेट लाइन मेथड है ना भाई, बराबर लेके चलना है। बेटा एक बात बच्चे का जवाब तो पूरा नहीं, यहाँ पे एसेट भी तो 33 आ रहा है। ये जो मैं पौना घंटा पहले जो बात मैंने कही थी उस वक्त आपने नहीं सुनी शायद, ठीक है ना, कि हमने स्ट्रेट लाइन मेथड में जो फिगर एक बार निकाल लिया उसको फिर हमेशा सेम फॉर्मूला लेकर चलना है। अब जो एसेट के साथ करना है वही सरप्लस के साथ करना है, ताकि जैसे सेम बेस पे एसेट खत्म हो वैसे सरप्लस भी खत्म हो। तो जब एसेट 40/6 किया, अगले साल 33 ने यूज किया, 33 किया, तो अगले साल सरप्लस क्यों आप 17 यूज करना चाह रहे हो भाई? ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड है। स्ट्रेट लाइन मेथड में अगले 6 साल तक यही फॉर्मूला यूज होगा। ये वो पहले दिन वाली बात है जो आज 11वें 12वें 13वें दिन हो रही है। ठीक है जी सर, स्टूडेंट जी। लॉस आने पर, लॉस आया है, देखो अगर ये सवाल ये है स्टूडेंट का कि आपने यहाँ पे कहा जी जिसको लॉस आने पे आपने खत्म किया, कम किया, देखिए मेरी बात सुने, अगर ये रीवैल्यूएशन लॉस जो है ये 20 रुपए होता मिसाल के तौर पे, तो हम एंट्री करते हैं रीवन सरप्लस 20 से डेबिट एसेट क्रेडिट, क्या कुछ लॉस में जाता? नहीं जाता ना, तो लॉस में कुछ गया ही नहीं, हमने लॉस आया ही नहीं, तो लॉस आने की बात कब आई? जब प्रॉफिट लॉस में कुछ हिट हुआ। वो कितना हिट हुआ? वो 20। तो मैं 30 की तो बात ही नहीं कर रहा, बात ही किसकी? लॉस है ही कौन सा? 20 रुपए। तो 20 रुपए लॉस है, इसलिए उस लॉस को लेके चल रहे जी। लेजर में इस एंट्री को थोड़ी देर पहले करके दिखाया तो है। हाँ आप लोग लेजर बनाएंगे ना, आप थोड़ा सा तकलीफ करें ना घर पे, मैं कल दूंगा, ठीक है ना। हाँ सुने फिर बना ले, आप कोशिश दोबारा करें कि जब पता नहीं कौन सा साल होगा, जो सा भी साल होगा उसके अंदर आपको यहाँ पर 30 और 20 दो क्रेडिट नजर आएंगे, अलग अलग करो, एक के आगे नजर आएगा रिवीजन सरप्लस, दूसरे में आएगा प्रॉफिट एंड लॉस। इसको इकट्ठा 50 भी लिख सकते हो, रिवीजन लॉस लिखना चाहो तो अलग अलग ना करे ना, फिर मैं बनाऊंगा, अभी नहीं नकल नहीं करनी, मतलब ट्राई करना, कोई बात नहीं, एक और ट्राई, क्योंकि देखें मैंने जो आज सवाल देना है 3 रिवैल्यूएशन वाला 6 साल वाला, मैंने उसका भी ये लेजर बनवाना है। अब उस लेजर को होपफुली कल मैं खुद भी बनाऊंगा। अब जब वो मैं 6 साल 3 रिवैल्यूएशन वाले सवाल का लेजर बना दूंगा तो ये उसी का ही बच्चा है ना, 2 रिवैल्यूएशन वाला, तो ये खुद ब खुद कवर हो जाएगा। तो ये मैं चाहूंगा कि इसकी ट्राई
नहीं किसी ने की तो वो कर ले लेजर्स की, और अगले सवाल के तो लेजर बना के आना ही है आपने, ठीक है जी बोले। ये रीवैल्यूएशन लॉस कितना आया 50, सरप्लस कितना स्टैंड कर रहा था, तो लॉस ने पहले सरप्लस को नेट किया, सरप्लस सारा खत्म हो गया, 20 का लॉस फिर भी बच गया, ये चला गया प्रॉफिट एंड लॉस में। अब एंट्री से भी समझाऊं? अच्छा ये समझ नहीं आई थी बात, आए जी आए, तशरीफ लाएं, वेलकम वेलकम। चेक करें सवाल, ओह ये सवाल मैंने सारा सॉल्व करना है वर्किंग में, आपको सॉल्व नहीं करने देना। उसके बाद मैं इसकी जर्नल एंट्रीज को यहां नंबरिंग करके जबानी बोलूंगा, आपको लिखने नहीं दे रहा हूं। फिर ये होमवर्क के अंदर आप पूरी वर्किंग करेंगे, सारी जर्नल एंट्रीज करेंगे, सारे सालों के लेजर्स बना के लाएंगे। अब कल जब आप लोग आएंगे तो ये वर्किंग ऑलरेडी हुई पड़ी होगी, एक तो इसके अंदर मैं वो प्लस वाली फिगर लिखते गए वर्किंग वो प्रूफ करूंगा, फिर मैं ये जर्नल एंट्रीज इंशाल्लाह यहाँ पे सॉल्व करूंगा आपके सामने, आप वहां से ये पिक्चर भी ले सकेंगे, चेक भी कर सकेंगे, और फिर मैं इंशाल्लाह लेजर्स भी आपके साथ बनाऊंगा इस सवाल के, ठीक है। लेकिन पहले आप अच्छा जी तो 59 से पहले तक कोई मसला, जितनी बात अभी तक हुई कोई मसला है तो पूछ लें। चले आगे। एसेट परचेज ऑन यकम जनवरी 12, कॉस्ट है 500, लाइफ है 20 साल, बातें बंद, नोट अब कोई भी नहीं करेगा प्लीज, सब बच्चों के हाथ में कैलकुलेटर होंगे और सब बड़े तसल्ली से और ध्यान से इत्मीनान से समझ रहे होंगे। बस मैं तो कहता हूं पहले सारी वर्किंग कर लेते हैं, फिर सारी एंट्री एक ही बार करेंगे, फिर अगर टाइम बचा तो मैं एंट्रीज को तेजी से बोलूंगा, फिर कोई एक दो बच्चे खड़े करके उनको कहूंगा आप बोले। वैसे पिछली क्लास में इसका टाइम नहीं मिला, लेकिन आप लोग आज इतनी तैयारी कर लेना कि कल मैं आप में से किसी को भी खड़ा कहूँ चलो जरा एंट्रीज बोलो, और आप ऐसे फर बोलो, एक सांस से सारी एंट्रीज बोल डालो सवाल, ठीक है। स्टेमिना जी, यकम जनवरी 12, शायद यार तो ये सारी चीजें मिटाता भी नहीं है, अच्छा ही करता है वैसे तो। जी स्टूडेंट, सर आपको तो कभी मूड हो तो सॉल्यूशन देते हैं वरना नहीं देते। मुझे ये बताएं कि जब मैं पूरा सवाल खुद सॉल्व करवा देता हूँ, जैसा आप सोचते हैं ना ऐसा बिल्कुल भी नहीं, लेकिन मेरी बात सुने, जब एक सवाल में खुद पूरा सॉल्व करवाना होता है अगले दिन, तो उसका सोल्यूशन देने की तुक बनती है। मैं ये चाहता हूं कि अगले दिन आके मैं सवाल करूं, अगर मैं सोल्यूशन दे दूं ना तो फिर ऐसे लगता है जैसे अगले दिन क्लास सवाल कराना पड़ेगा, ऐसे लगता है जैसे क्लास क्लासों करा रहा हूं, इंटरेस्ट बाकी नहीं रहता। सब कहते हैं ये तो सर हमारे पास सोल्यूशन मौजूद है, आप क्यों करवा रहे हैं, ऐसे दो बार भी तो सवाल करना होता है ना हमने। अच्छा जी, स्लो पढ़ते हैं ना हम लोग जी। बोले यकम जनवरी 12 पर कॉस्ट है 500, एंट्रीज एंड पे 31 दिसंबर 12 पर डेप्रिसिएशन निकालनी है, तो 500 डिवाइडेड बाय 20 25 475। अच्छा जी देखें इधर, रीवैल्यूएशन यकम जनवरी 14 पर हो रही है, फिलहाल 13 के साल में सिर्फ जी। अच्छा बातें नहीं प्लीज, बातें नहीं करें। 31 दिसंबर 13, अब देखो मैं फॉर्मूला दोबारा लिखने की जहमत नहीं कर रहा, लेकिन मसला ये जहमत ना करने से ना एक और दो बच्चों को मसला आया, इसलिए मैं दोबारा पिछली क्लास में नहीं लिखा, मैंने लिख रहा हूँ अब, जो बताया था ना वो अच्छी क्लास है, लाइव क्लास है जी। भाई मेरे जैसे हैं जो उनके लिए लिख रहा हूँ, लायक बच्चों के लिए नहीं लिख रहा, ओके, जो मेरे जैसे मैं उनके लिए लिख रहा हूँ। चलो जी 25, ये क्या किया हमने, स्ट्रेट लाइन मेथड है, फॉर्मूला रिपीट किया, उसी 500 को उसी 20 पे डिवाइड किया, उसी 500 को उसी 500 को उसी 20 पे डिवाइड किया, ओके जी। 450, 31 दिसंबर 13। अब देखा ना, नोट नहीं कर रहे तो सारे कैलकुलेशन कर रहे हैं, लेकिन कुछ अभी भी नहीं कर रहे, कुछ बैठे हुए स्कूल से नोट इन्हें करन नहीं देना कि चलो एम मुलाजिम तो नोट कर ही रहा है, तो 3-4 मुलाजिम कैलकुलेशन भी कर रहे हैं, ठीक है निकाल लो कैलकुलेटर, उल्ली लग जानी है उसको, फंगस। अच्छा जी, 14 के साल का पहला दिन आया, एक लाइन खाली छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट लिख लें, सबर कर जाएं बेटा, प्लीज खामोश हो जाए सारे, मैं क्या खामोश हो जाए सारे।
एक ही बार बोलना है सबने, जब बोलना है तो उसके अलावा बार बार अलग अलग आवाज नहीं निकालनी जी। जी रीवैल्यूएशन सरप्लस आ गया 350 का, यहाँ तक कोई मसला? उसके बाद 31 दिसंबर 14 पर जब डेप्रिशिएट करना है, मैं डेट नहीं लिख रहा, हमें रीवैल्यूड अमाउंट को रिमेनिंग लाइफ पे डेप्रिशिएट करना है। और रिमेनिंग लाइफ प्लीज प्लीज मेरे से आगे ना बोले, रिमेनिंग लाइफ किस दिन खड़े होकर निकालनी है? यकम जनवरी 14। तो यकम जनवरी 12 से यकम जनवरी 14 तक कितने साल गुजर चुके हैं? आपके इस तरह तेज बोलने से ना, मैं आपको अर्ज किया, मेरे जैसे बच्चे परेशान हो जाते हैं, एवरेज जो होते हैं। आप लोग बहुत लायक बच्चे होंगे। अच्छा जी, तो यकम जनवरी 12 से यकम जनवरी 14 तक 2 साल गुजर गए, 20 में से 2 गए, रिमेनिंग 18। और 350 के साथ भी यही नशर कर दें 18 जी, 44 44 ही है फिर। भाई आप जिस किसी ने क्लास में पॉइंट्स को राउंड सही करके ना बताया राउंड फिगर को, उसमें क्लास से बाहर निकाल दूंगा। 19.4 का मतलब 19 है, इसको समझ लें और यही बताना है। ओके जी, 31 दिसंबर 2014 पर ये डेप्रिसिएशन निकाल दें तो बुक वैल्यू आ गई 60 लिखा। अच्छा जी, आप मेरे उन्हीं बच्चों के लिए जो परेशान थे, क्योंकि अगले साल डेप्रिसिएशन वही सेम आनी है, रीवैल्यूएशन वगैरह तो हुई नहीं, तो फॉर्मूला हम रिपीट करेंगे। यही स्ट्रेट लाइन की खूबसूरती है। अगर दोबारा रीवैल्यूएशन सवाल में ना होती तो अगले 18 साल हर साल यही फॉर्मूला लगता। ठीक है जी, आपने नहीं रिमेनिंग लाइफ वाला फॉर्मूला भी यूज करना, फिलहाल ये तो पक्का कर लें, चलना सीखा नहीं और शॉर्टकट्स की तरफ जी। 44 और 19 पर्चे में जब पक्की प्रैक्टिस हो जाए पर्चे के अंदर, तो ये दोबारा फॉर्मूला लिख के टाइम जाया नहीं करेंगे जी। अच्छा जी, अब 16 में एसेट दोबारा डिवैल्यू हो रहा है, तो 15 के साल में तो बस डेप्रिसिएशन है। ये 15 की थी, सॉरी, आ गया 16, तो फिर रिवैल्यू करना है इस दिन। तो यकम जनवरी 16 पर एक लाइन खाली छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट, यकम जनवरी 16 की 250 और लॉस अखीर हो गए, पहाड़ टूट पड़े गमों के। सारी पहले सारी खुशियां तो खा लें और 150। अब 31 दिसंबर 16 पर डेप्रिसिएशन करनी है तो 250 और 150, 250 और 150 इनको डिवाइड करेंगे रिमेनिंग लाइफ। अब रिमेनिंग लाइफ निकालनी है यकम जनवरी 16 पे, यकम जनवरी 12 से यकम जनवरी 16 तक 4 साल। ये मैं क्यों बार बार करता हूँ सर? अब बस कर दें, अब याद हो गया। उसकी वजह पता है क्या है? उसकी वजह यह बच्चों, मैंने आपसे अर्ज किया, पर्चे के अंदर ऐसा नहीं होगा कि आपसे वो यहाँ से वर्किंग करवाए। वो पर्चे में साल के तौर पर आपको इसी साल के अंदर लाके खड़ा करेगा और कहेगा करो इस साल की एंट्रीज, करो इस साल की वर्किंग, यहीं से आगे शुरू करनी हो वर्किंग। तो फिर क्या आप पागलों की तरह वो वहां से वर्किंग को शुरू कर देंगे सिर्फ ये देखने के लिए कि 1 2 3 4 डेप्रिसिएशन हो गई है, इतने साल गुजर गए हैं, तो टाइम जाया होता है। तो हम सवाल के अंदर पर्चे में किसी भी मौके पे ऐसे जिंदगी में खड़े हो सकते हैं। तो ये तो मैं बार बार बोलता हूँ रिमेनिंग लाइफ किस दिन निकालनी है, मैं बार बार फॉर्मूलाज को बोलता हूँ, ये सिर्फ इसलिए होता है कि आप फिर पूरी डिटेल वर्किंग ना भी करेंगे, जिस मर्जी मौके पे खड़े होंगे ये चीजें आपको याद होंगी, ये फिगर्स आप निकाल सकेंगे आसानी से। ठीक है, तो यकम जनवरी 16 पे रीवैल्यूड अमाउंट आ रही है, रिवैल्यूएशन हुई है, तो यकम जनवरी 12 को खरीदा गया एसेट यकम जनवरी 16 तक 4 साल गुजार लेगा। ओरिजिनल लाइफ कितनी थी? 20 साल थी, 20 में से 4 गए तो बाकी तो 16 और 16 जी जी 234 141 नेगेटिव। उसके बाद 17 में एसेट रीवैल्यू हुआ है नहीं, तो डेप्रिशिएट कर दो। अब फिर मेरे उन्हीं बच्चों के लिए फरमाइशी प्रोग्राम 250 डिवाइडेड बाय 16 150 डिवाइडेड बाय, तो ये मैंने ना पिछली क्लास के अंदर दूसरी बार फॉर्मूला नहीं लिखा था, ये आप लोगों ने भी पर्चे में दूसरी बार नहीं लिखना था, क्योंकि दोबारा फॉर्मूला लिखने की क्या जरूरत है, रिपीट तो करना है। तो स्ट्रेट लाइन की खसूसियत है ना, ठीक है, वो तो चेंज इसलिए हो जाती है डेप्रिसिएशन, क्योंकि रीवैल्यू हो जाती है, उसमें फिर वैल्यू बदल जाती है, लाइफ बदल जाती है, इस वजह से हमें दोबारा से वो चेंज करना पड़ता है। ठीक है ना, यानी अगले 16 साल दोबारा ऐसे रीवैल्यू ना हो तो यही सेम फॉर्मूला, यही सेम डेप्रिसिएशन जी। 16 प्लस 9 डन जी। उसके बाद एसेट क्या होने लगा अब, तो रीवैल्यूएशन के दिन एक लाइन खाली छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट लिखोगे। सवाल ने बताया जी रीवैल्यूड अमाउंट, अच्छा तो ये गलत लिख दिया ना मैंने, डेप्रिसिएशन तो 2 हो गई,
जी। अच्छा जी, रीवैल्यूड अमाउंट है 600, त्रा कर लिया मुड़िया तू जी। 600 रीवैल्यूड अमाउंट आ गई। लो, जिंदगी ऐसे ही है। हाँ, इंसान ना शुक्र है, जब गम आते हैं तो कहता है कभी खुशी देखी ही नहीं, और फिर जब खुशियां आती है तो भूल जाता है कभी गम भी थे। ठीक है, ना शुक्र ही नहीं कर, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना है जी। रीवैल्यूएशन पर सरप्लस। अब इस सरप्लस ने पहले जाकर सारे गमों को रिवर्स कर दिया, भूल गए। अब भूल गए वो उलमा ने सुना है ना कि जब इंसान जन्नत में जाएगा तो कहेगा दुनिया में कोई टेंशन देखी ही नहीं थी। ऐसे ही हुआ जी, सारे गम खत्म, सिफर जी। 250 का जी। ओके, नाउ एट 31 दिसंबर 18 रीवैल्यू होंगे 600 और 250। 600 और 250 मैं ये भी जान के पहले लिखने लग गया हूं ताकि आपको ये भी रहे कि ये दोनों सेम चीजें हैं। ठीक है ना, यानी कि एक एसिड है उसका सरप्लस है, जैसे एसिड खत्म करना है वैसे वैसे सरप्लस को खत्म करना। वो क्लियर हुआ अब? अच्छा जी, रिमेनिंग लाइफ निकालेंगे 31 दिसंबर 18 में खड़े होके। गौर से सुनो मैंने क्या कहा, 31 दिसंबर 18 में खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ निकालोगे ना तो रिमेनिंग लाइफ के 6 महीने और इस पर्चे में लग जाएंगे। 31 दिसंबर 18 पे रिमेनिंग लाइफ नहीं निकालनी, ठीक है। अच्छा जी, तो यकम जनवरी 18 पर लाइफ निकालनी है रिमेनिंग, तो यकम जिस दिन रीवैल्यूएशन उस दिन खड़े होगा। ठीक है, तो यकम जनवरी 12 से यकम जनवरी 18 तक 6 साल गुजर गए। ओरिजिनल से कंपेयर करो तो 20 में से 6 गए रिमेनिंग, तो 14 से डिवाइड करो, आंसर बताओ। 43 और 80 जी बीवी 557 और 230। खबरदार, इस वर्किंग किसी ने नोट किया, तस्वीर ले सकते हो सिर्फ। वो इसलिए कह रहा हूं कि चलो एक बार चेक करने के लिए, लेकिन खुदारा इसको मत देखिएगा जब तक सवाल पूरा ना कर लें। हाँ, वर्किंग पूरी हो जाए देख लीजिएगा, फिर इसके बाद अब मैं एंट्रीज करता हूँ जबानी। मैं एंट्रीज बोलूंगा जबानी जबानी, और आपने उनको नोट नहीं करना, सिर्फ सुनना है, और फिर घर पे इंशाल्लाह उनको आपने परफॉर्म करना। ये होमवर्क में आ गया है, अभी भी दिखाता हूँ। अभी 1 मिनट सबर करो, तस्वीरें बनाने वाला बच्चों को। जी फोटोग्राफरो इधर देखो, इसके साथ नहीं लिखा, अच्छा मैंने मिटा दिया, सॉरी सॉरी सॉरी। ये ना आपका ये 59 भी आपका होमवर्क है, क्योंकि मैंने क्लास वर्क में आपको कुछ नोट करने नहीं दिया, ये तो सारा कुछ आपने खुद ही करना है। मैं एंट्रीज बोलूंगा जबानी, एक एक एंट्री बोलूंगा, लिखने मैंने नहीं देना। तो नहीं रिकॉर्ड, हाँ रिकॉर्ड कर लें वैसे, मुझे से क्या लिख के तो लाना ही पड़ेगा, कल तो चेक होना है। तो ये 59 भी होमवर्क बन गया। और इधर देखें, जनरल एंट्रीज तो रिक्वायरमेंट है, कोई बच्चे आगे कहने लग जाते हैं जनरल एंट्रीज रिक्वायर्ड थी, हमने लेजर नहीं बनाया। एंड रेलेवेंट लेजर्स, जिनमें एसिड का बना लेना, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बना लेना, और रिवर्स सरप्लस का बना लेना। ठीक है, ये मैं भी कल बनाऊंगा इस सवाल के, ताकि पिछला भी इसी में कवर हो जाए। चलें जी, एंट्रीज करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ओके 60 भी। चलें जी, काम शुरू करते हैं जी आज का। सबसे पहले हम स्काई ब्लू कलर वाली एंट्रीज करेंगे, यानी कि पहले साल की एंट्रीज की नंबरिंग में स्काई ब्लू से करूंगा जी। सबसे पहली एंट्री आपकी जो कल करके लाए होंगे, आपके रजिस्टर पे लिखी होगी, फॉर द ईयर 31 दिसंबर 12 में पहली एंट्री एसिड डेबिट कैश क्रेडिट 500 से, फिर डेप्रीसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट। एंट्री लिखने लगे हो तुम? अच्छा, नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होता है जी, तो नेक्स्ट ईयर में सिर्फ डेप्रीसिएशन है, लेकिन चलो हम अपने कलर को तो चेंज करेंगे इस दफा भी जी। तो 31 फॉर द ईयर 31 दिसंबर 13 डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट 25 से डन। उसके बाद हमारा 14 वाला साल शुरू होता है, और 14 वाले साल में आपने एसेट को रीवैल्यू भी करना है। तो रीवैल्यू करेंगे सबसे पहली एंट्री, लेकिन वो एंट्री मैंने आपको कहा था वर्किंग में नजर नहीं है। अच्छा, लेकिन एक चीज अभी जो थोड़ी देर पहले बताई थी वो क्या थी, रीवैल्यूएशन हो रही है, आप वर्किंग से एक्यूमुलेटेड एक्शन का बैलेंस देखना चाहते हैं कितना इकट्ठा हो गया है, तो आप ये देखें इस एसेट की जिंदगी में इससे पहले कभी रीवैल्यूएशन तो नहीं आई थी। अगर नहीं आई थी तो इसका मतलब ये एसेट की जिंदगी में यकम जनवरी 12 से शुरू हो रही है, कॉस्ट वाले दिन की, उस दिन से लेके यकम जनवरी 14 तक की डेप्शन एक्यूमुलेट हुई पड़ी होगी। और वो डेप्रिसिएशन कितनी है जी? वो ये 25 है और ये 25 है। तो घर पे आप फिर पहली एंट्री जो करेंगे 14 वाले साल की जो पहली एंट्री होगी वो होगी एक्यूमुलेटेड डेप्शन डेबिट एसिड क्रेडिट 50 से, लेकिन ये एंट्री आपको वर्किंग में नजर नहीं है। ठीक है, फिर दूसरी एंट्री करोगे आप सरप्लस लॉस की रिकॉर्डिंग की। सरप्लस है या लॉस है? सरप्लस है, तो एंट्री हो रही है एसिड डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। फिर इसी साल की तीसरी एंट्री करोगे आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट। फिर इसी साल की चौथी एंट्री आप करोगे रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। तो सही है?
अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा, अब फिर ब्लू से शुरू करते हैं कलरिंग। 15 वाले साल में एसेट रीवैल्यू नहीं हो रहा लेकिन डेप्रिशिएट तो हुआ, तो इस साल में पहली एंट्री होगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 44 से। दूसरी एंट्री रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट 19 से इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की ट्रांसफर की एंट्री है भाई। उसके बाद 16 का साल आ गया, इसमें एसेट फिर हो रहा है रीवैल्यू, पहली एंट्री होगी ट्रांसफर की। अब तरीका क्या सिखा दिया आपको, रीवैल्यूएशन के दिन खड़े होकर आप नजर उठाकर देखो सवाल में कि ये एसेट अपनी जिंदगी में कभी पहले रीवैल्यू तो नहीं हुआ है। जब जनवरी 14 पे जो रीवैल्यू हुआ तो उस दिन तक की डेप्शन तो वैसे ही ट्रांसफर होकर एलिमिनेट हो गई थी। तो अगर कोई डेप्शन के अकाउंट में बैलेंस पड़ा होगा अकोमोडेशन के अकाउंट में, तो वो कौन सा बैलेंस होगा, यकम जनवरी 14 से यकम जनवरी 16। ये बातें मैंने कहा था रिपीट होनी है दोबारा, ठीक है। तो यकम जनवरी 14 से यकम जनवरी 16 के दरमियान दो अदद डेप्रिसिएशन आ रही हैं 44 और 44, यानी टोटल 88। तो इस दिन यकम जनवरी 16 पे खड़े होकर सबसे पहली एंट्री जो यहां पे करनी है, इधर तो नजर नहीं आती, वो एंट्री 88 से होगी, अक्यूमुलेटेड डेप्शन डेबिट एसेट क्रेडिट 88 से। और दूसरी एंट्री तो ऐसे बन रही है, देखो, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट 312, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट 150 और एसेट क्रेडिट 462। ये तो तरतीब है जिससे एंट्री लिखी होती है। नहीं, आपको ये पसंद नहीं है, आप कहते हैं नहीं जी ये तो नहीं, मैं इस तरह से नहीं, मैं तो एंट्री की तरतीब से, ये वर्किंग तरतीब से करूंगा, जरा मेरी गलती नहीं लगती, कोई मसला नहीं, ऐसे करें। सबसे पहले आप क्या करोगे, एसेट क्रेडिट, फिर रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और फिर प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। लेकिन दूसरी एंट्री ये बनती है 16 के साल की। तीसरी एंट्री डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट जी। और चौथी एंट्री कोई नहीं है, +9 की एंट्री नहीं करनी। पहली एंट्री नजर नहीं आती वर्किंग में, दूसरी नजर आ रही है, तीसरी भी नजर आ रही है, चौथी नहीं करनी, +9 वाली एंट्री नहीं करनी। आप प्रूफ कर लिया, आप दोबारा जिंदगी में कभी ये नहीं सोचना डाउनलोड से ये हुआ वो हुआ, कुछ नहीं हुआ। +9 जो है इस वर्किंग में, इसकी एंट्री करनी नहीं है बस, ठीक है। अच्छा, आ जाती है लाइट। नेक्स्ट ईयर है जी हमारा रेड ईयर है 17। जी, सिर्फ डेप्रिसिएशन हो रही है और तो कुछ नहीं है, क्या ख्याल है जी। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेशन क्रेडिट 31 दिसंबर 17 पे 16 रुपए से, और इसकी एंट्री नहीं करनी। तो 17 वाले साल में सिर्फ एक ही एंट्री हुई, ठीक है जी। उसके बाद जी 18 का साल आया और फिर रिवैल्यूएशन हो रही है, अच्छी बात है। रिवैल्यूएशन के दिन सबसे पहले आपने ट्रांसफर की एंट्री के लिए अक्यूमुलेटेड डेप्शन ढूंढनी होती है कि कितनी है। अगर ये एसेट जिंदगी में कभी पहले रीवैल्यू हुआ है तो फिर उस दिन तक की डेप्शन क्या हो चुकी है, ट्रांसफर। अब देखो, यकम जनवरी 14 रेलेवेंट नहीं रहा हमारे लिए, हमने इस दिन खड़े होकर क्या देखना है, इससे पहले ये यकम जनवरी 16 को रीवैल्यू हुआ था, तो उससे ऊपर हमने नहीं जाना, इस दिन तक की डेप्शन अभी थोड़ी देर पहले एलिमिनेट कर दी थी, आपने एंट्री करके आए, वहां तक की डेप्शन तो वैसे एलिमिनेट हो चुकी है, ठीक है। तो अब अगर एक्यूमुलेशन अकाउंट के अंदर डेप्शन इकट्ठी हुई पड़ी होगी तो वो ये 16 और ये 16 32 होगी, इससे पहले की कोई डेप्शन थी भी तो वो ट्रांसफर होगी, एलिमिनेट हो गई हुई है, ठीक है। अब पहली एंट्री जो आप फरमाएंगे वो होगी एक्यूमुलेशन डेबिट एसेट क्रेडिट ट्रांसफर की एंट्री 32 से। दूसरी एंट्री एसेट डेबिट 382, रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट 250, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट 132। ये नई एंट्री आ जाएगी मार्केट में, ये मैं लिख देता हूं, वैसे तो लिखनी नहीं चाहिए थी लेकिन चलो, क्योंकि आपको खुद ट्राई करना चाहिए ना कि किस तरह से अब ये एंट्री मैं डिराइव करूं वर्किंग से ही। बहरहाल चलो, पहला दिन है ना, क्या कर सकते हैं, मैं लिख देता जी। एंट्री नई आई मार्केट में, एसेट डेबिट 382 से रीवैल्यूएशन सरप्लस बैलेंसिंग फिगर आ जाइए, देखा जाए तो। क्यों? क्योंकि सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे तरतीब मैं नहीं छोड़ता वर्किंग वाली, लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो सरप्लस आने पर सबसे पहले हमने क्या देखा था, कोई लॉस तो नहीं पड़ा, हमने कहा था जी 132 का लॉस पड़ा है, पहले उसको खत्म करो और फिर जो बच जाए उसे रीवैल्यूएशन सरप्लस में डाल दो, ठीक है। तो इस तरह से हमने किया था ये। तो रीवैल्यूएशन सरप्लस में इसका मतलब बैलेंसिंग फिगर ही गई है आज, ठीक है। और बाकी क्या है जी, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। आपने हमेशा जो प्रॉफिट एंड लॉस कोई बैलेंसिंग लिखते रहना, ऐसा नहीं करना। अच्छा सुने, एक अहम बात जो मुझे यहां से याद आ गई देख कर ये एंट्री, ये हमने 132 का गेन रिकॉर्ड कर लिया है। क्या ये हमने 132 का गेन रिकॉर्ड कर लिया? प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट हो रहा है ना, फ्यूचर गेन रिकॉर्ड करने की तो इजाजत ही नहीं है। तो ये क्या कर गए, देखें बच्चों, ये हमने गेन रिकॉर्ड नहीं किया, ये एक प्रीवियसली बुक्ड लॉस था जिसको रिवर्स किया।
तो गेन फ्यूचर का रिकॉर्ड करने की इजाजत नहीं है। ये रिवर्सल ऑफ प्रीवियसली बुक्ड लॉस है। कोई ये ना समझे कि प्रॉफिट लॉस क्रेडिट हो रहा है मतलब ये कोई गेन है, हम रिवैल्यूएशन का गेन रिकॉर्ड कर रहे हैं प्रॉफिट लॉस में, नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। गेन नहीं, सिर्फ जितना लॉस पहले बुक हुआ था उससे आगे नहीं गए हम, उसी की हद तक रहे हैं, उसको रिवर्स करके बाकी सारा उसी हिसाब से सरप्लस में लेकर गए। ठीक है, अच्छा जी, कहाँ थे हम? यहाँ थे जी। दूसरी एंट्री हो गई जी। ओके, तीसरी एंट्री ये एंड 31 नंबर 18 पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड ऑप्शन क्रेडिट, और चौथी एंट्री रिवन सरप्लस डेबिट, रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट। ठीक हो गया जी। ये सारी एंट्रीज हैं इस वर्किंग की, और ये आपने इंशाल्लाह कल घर से करके आनी है। ठीक है, साथ में लेजर्स भी बनाने हैं, 60th क्वेश्चन भी करना है। ठीक है जी। उर्दू में जो लिखवाया था वो पता नहीं कहाँ गया। अच्छा जी, सब बैठ जाएं, तशरीफ रखें। ठीक है जी, अभी होमवर्क के अंदर ये 2 सवाल हैं, लेकिन इसके अंदर जो ये क्वेश्चन है ना, ये क्लास वर्क वाला क्वेश्चन, इसका लेजर बनाए बगैर मैं क्लास में नहीं बैठने दूंगा। इसके लेजर्स जो है मैं बता रहा हूँ। ठीक है, गलत हुआ कोई बात नहीं, अटेम्प्ट होना जरूरी है। सही सही किसने कहा करके आना जरूरी है काम? मैंने तो आज तक ये नहीं कहा कि ये सवाल सही करके आना, मैंने हमेशा ये कहा है सवाल करके आना। अटेम्प्ट होना जरूरी है, मैं किस लिए करवाऊंगा? गलती होगी तो सही हो जाए। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। जिंदगी रही तो कल होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।